हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका सेट 4 है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें जो है क्रिया प्रसूता अनुबंधन की पद्धतियों तथा उनके सामने जो है प्रबलन संकेत, प्रबलन प्रकारिता एवं अनुक्रिया उत्पन्न या फिर अवरुद्ध के आधार पर उनका विवरण दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हमको मिलान करना है। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पुरस्कार प्रशिक्षण की जो सबसे पहले तो हम ये जान लें जो क्रिया प्रसूता अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो हमको बीएफ स्किनर, जो ये सिद्धांत है उसको बीएफ स्किनर ने दिया था। उनका जो सिद्धांत है वो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से पर्याप्त भिन्न है। तो इन्होंने जो है कुछ पद्धतियाँ हैं उसको दी हुई हैं, उन्हीं को यहाँ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। अब बात करें अगर पुरस्कार प्रशिक्षण की, तो पुरस्कार प्रशिक्षण में क्या होता है। पुरस्कार प्रशिक्षण में जो है इसमें जो प्रबलन संकेत क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और जो अनुक्रिया उत्पन्न होती है एवं जो प्रबलन होता है वो कैसा होता है, सकारात्मक प्रबलन होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहे हैं प्रबलन संकेत क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुक्रिया कैसी होती है, उत्पन्न एवं सकारात्मक प्रबलन होती है। तो देखिए प्रबलन संकेत कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। अनुक्रिया जैसे है इसमें सकारात्मक प्रबलन होता है। आगे देखें तो जो ये पलायन प्रशिक्षण की बात है, इसमें प्रबलन संकेत इसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुक्रिया उत्पन्न होती है लेकिन प्रबलन कैसा होता है, नकारात्मक प्रबलन होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें प्रबलन संकेत कैसा है, अनुपस्थित है। अनुक्रिया उत्पन्न हो रही है और जो पुनर्बनन है वो कैसा है, नकारात्मक है। और आगे परिहार प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें जो है जो प्रबलन जो है संकेत क्या होता है, उपस्थित होता है और अनुक्रिया उत्पन्न होती है, और जो प्रबलन होता है वो कैसा होता है, नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए इसमें प्रबलन संकेत क्या है, उपस्थित है, अनुक्रिया उत्पन्न हुई और प्रबलन कैसा है, नकारात्मक प्रबलन है। यानी कि देखिए अनुक्रिया कैसी है, उपस्थित है और प्रबलन नकारात्मक है। आगे देखें तो अकर्मक प्रशिक्षण, इसमें जो है प्रबलन संकेत कैसा होता है, अनुपस्थित होता है और अनुक्रिया क्या होती है, अवरुद्ध होती है। देखिए क्रिया क्या है, अवरुद्ध होती है और सकारात्मक प्रबलन होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1। तो इसको आइए मिलान कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले बात करें तो पुरस्कार प्रशिक्षण की, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पलायन प्रशिक्षण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3। परिहार प्रशिक्षण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, और अकर्मक प्रशिक्षण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1। यानी इसका जो आंसर होगा, ये देखें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे चलें तो आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अवस्था है और उसकी विशेषताएं दी गई हैं। ये क्वेश्चन जो है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इसमें पियाजे ने क्या दिया था कि अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थी जिनको यहाँ दिया गया है। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको बताना है आपको। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो संवेदी प्रेरक अवस्था, ये 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। इसमें जो विशेषता पाई जाती है ये वस्तु स्थायित्व की विशेषता होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो विशेषता पाई जाती है ये प्रतीकात्मक क्रीड़ा से संबंधित है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रिया अवस्था जो है ये 2 से 7 साल की होती है। मूर्त संक्रिया अवस्था जो है ये संबंधित होती है मूर्त अनुभवों तक सीमित क्रमबद्ध तर्क से, और जो रूप संक्रियात्मक अवस्था होती है ये तार्किक विवेचन से संबंधित होती है। जो संवेदी पेशी जो अवस्था है, संवेदी प्रेरक जो अवस्थाएं हैं वो 0 से लेकर 2 साल तक की होती हैं। पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से लेकर 7 साल तक की जो समय अवधि होती है, और मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 साल का समय जो टाइम पीरियड होता है वो मूर्त संक्रिया की अवस्था कहलाता है। जो ये अवस्थाएं हैं वो उनका जो समय काल है, और जो रूप संक्रिया अवस्था है उनका जो टाइम पीरियड है वो 11 साल से वयस्क अवस्था तक का होता है। तो आइए इसको एक बार और कर लेते हैं। जो असंवेदी प्रेरक है इसकी विशेषता वस्तु स्थायित्व है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक क्रीड़ा से संबंधित है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है मूर्त अनुभव से संबंधित है, और रूप संक्रियात्मक अवस्था तार्किक विवेचन से संबंधित है। इस तरीके से इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 हुआ। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है, इसमें जो देखिए क्लासिकल अनुबंधन की बात की है इन्होंने। क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो पावलव से संबंधित है। क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, पावलव ने दिया है। तो आइए देखें पावलव का जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने जो है कुछ जो प्रकार इन्होंने बताए हैं, क्लासिकल अनुबंधन के कुछ प्रकार हैं और उनके सामने जो है जो अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपनों के युग्मन की बात की है, की विधि की बात की है। इन्होंने जो है जो पावलव है, इनका जो सीखने से संबंधित इनका सिद्धांत है, जो कि इनका क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है। इन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने को एक एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया। इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने देखा कि जब कुत्ते के सामने क्या किया, भोजन उत्पन्न किया, उसके मुंह में लार आना, जो उसके मुंह में लार आने लगी, इनका सिद्धांत को लारमय अनुबंधन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कुत्ते के सामने इन्होंने कुछ खाने की चीज़ें रखी जिससे कुत्ते के मुंह में क्या आने लगी, लार आने लगी। और ये जो है ये होना जो स्वाभाविक अनुक्रिया थी। किसी भी भूखे कुत्ते के सामने आप भोजन ले जाइए तो उसके मुंह में जनरली जो लार होती है वो आने लगेगी। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, खाने के कुछ समय पहले जो है घंटी बजाई तो क्या किया, कुछ समय बाद ये बार बार ये प्रक्रिया दोहराते रहे कुछ समय तक। और बाद में इन्होंने देखा कि जो कुत्ता खाने को देखकर लार उसके मुंह में आ रही थी, वो मात्र घंटी बजाने से ही उसके मुंह में लार आने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि किसी भी जो इनका अनानुबंधित जो उद्दीपक है, जो कि भोजन को इन्होंने बोला था, उसके सामने कुत्ता क्या कर रहा था, लार उसके मुंह में आ रही थी, जो अनानुबंधित अनुक्रिया थी। और जो अनुबंधित उद्दीपक था वो घंटी के रूप में इन्होंने दिया। बाद में कुत्ता क्या करने लगा, जो अनानुबंधित उद्दीपक के प्रति वो अनानुबंधित अनुक्रिया कर रहा था, वो अब अनुबंधित उद्दीपक के प्रति करने लगा। तो ये सारा जो अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया था उसी को यहाँ कुछ अनुबंधन के तौर पर दिखाया है इन्होंने, और उसकी कुछ विधियाँ हैं उसको हम देखेंगे। तो अनुबंधित अनुक्रिया, अग्रवर्ती अनुबंधन की बात करें तो अग्र मतलब आगे होता है, तो इसको यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए अग्र मतलब आगे क्या होता है, तो इसमें पढ़िए, कह रहा है कि अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुति के कुछ सेकंड पूर्व दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए 2 में पूर्व की बात कर रहा है। ये देखिए पूर्व की बात कर रहा है। ससामयिक में क्या होता है कि जो अनुबंधित उद्दीपक है और जो अनानुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुति क्या होती है, साथ साथ होती है। यानी जो कि समसामयिक में इसमें कैसी हो रही है, साथ साथ हो रही है। विलंबित अनुबंधन में क्या होता है कि जब अनुबंधित उद्दीपक समाप्त होने वाला हो तो ठीक उसके पहले अनानुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4। चिन्ह अनुबंधन में क्या होता है, चिन्ह अनुबंधन में अनानुबंधित उद्दीपक के प्रारंभ एवं समाप्ति के बाद जो अनानुबंधित उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट पश्चवर्ती अनुबंधन है, जिसको हम थोड़ा सा इधर देखेंगे कि जो अनानुबंधित उद्दीपक की इसमें क्या होती है, समाप्ति के बाद अनुबंधित जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 6। इस तरीके से जो इसका आंसर होगा, आइए देखिए इसका जो आंसर होगा, पहले का आंसर दूसरे का जो आंसर होगा वो कैसा होगा, तीसरा। विलंबित वाले में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 चिन्ह का पहला, और लास्ट में जो है पश्चवर्ती वाले में ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आइए देखें, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखें तो बुद्धि की कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा के जो है बुद्धि की अवधारणाएं दी गई हैं, जिनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि की अवधारणा में द्विकारक सिद्धांत को बताया है। थर्स्टन ने जो बताया है वो बहुकारक सिद्धांत की बात की है इन्होंने। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना की अवधारणा दी है, जबकि गोल्डमैन ने भावात्मक प्रज्ञा की अवधारणा दी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्पीयरमैन का जो है चौथा ऑप्शन है, यानी केवल इसमें पहले में चौथा ही दिख रहा है, तो आंसर 4। थर्स्टन ने किसमें बहुकारक की दी, ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पहले वाले में, और गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना ऑप्शन नंबर 2, और गोल्डमैन ने भावात्मक प्रज्ञा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलते हैं।
आगे जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात की गई है। इसमें जो है व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है उनको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो उन्हीं को हमको यहाँ मिलान करना है। सबसे पहले सेल्टन की बात करें तो इसमें जो है इन्होंने गोलकाय, लंबकाय और मध्यकार प्रकार को दिया हुआ है। युंग ने जो व्यक्तित्व के बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो प्रकारों में बांटा, और युंग ने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर दो भागों में बांटा है व्यक्तित्व को, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ऑलपोर्ट ने जो है इनमें दिया है व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, मुख्य, केंद्रवर्ती एवं गौड़ विशेषता का सिद्धांत दिया हुआ है। कैटल ने व्यक्तित्व के पृष्ठ और स्रोत के विशेषक का सिद्धांत दिया हुआ है। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात की है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, सहसंबंध विधि है और उपयोग के लिए शर्तें हैं। तो जो सहसंबंध की विधि है और उसके साथ जो है उपयोग की जो शर्तें हैं उनको हम देखेंगे, तो उनको मिलान करते हैं। चलिए, तो जो द्विकर्मिक जो सहसंबंध की विधि है उसमें क्या होता है कि उसमें एक चर वास्तविक द्विभाजी तथा दूसरा चर क्या होता है, सतत होता है। यानी एक चर द्विभाजी तथा दूसरा चर क्या होता है, सतत। यानी ऑप्शन नंबर 1, इन सारे ऑप्शन में 1 नंबर दूसरे और तीसरे में है। गुणन आगुणन की बात करें, जो ये विधि है सहसंबंध की, इसमें क्या होता है, दोनों चर सतत तथा अंतराल मापनीय द्वारा प्राप्त होते हैं। इसमें दोनों चर क्या होते हैं, सतत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे कि दोनों चर सतत तथा अंतराल मापनीय द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी बी का 4। तो ऑप्शन देखते हैं, बी का 4 में है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और भी आइए देख लेते हैं, जो चतुष्कोटिक विधि है इसमें क्या होता है, दोनों चर बनावटी रूप में द्विभाजिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए नीचे आंसर जो है। और स्पीयरमैन की जो अनुपस्थिति है इसमें दोनों क्रम सूचक मापनी द्वारा प्राप्त चर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखें, तो आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि आगे का जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब से क्या होगा कि जो वीडियोस मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ तो आपको मिल सकेंगे आसानी से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।